हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। तो आज बच्चों सीधे ऑपरेशन थिएटर से आप लोगों की क्लास में लैंड कर रहा हूँ, इसीलिए ओटी ड्रेस में दिख रहा हूँ आप सबको, और इसी में आज आपकी क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। आई होप सभी अच्छे हो, पढ़ाई में लगे हुए हो, मिशन नीट जारी है हमारा। और बच्चों आज जो हमारी क्लास है दैट इज कंबाइंड क्लास ऑफ जोश एंड जुनून बैच। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 11th का चैप्टर चल रहा है हमारा, और जब 11th का चैप्टर चलता है, जिस दिन 11th का लेक्चर होता है तो उस दिन कंबाइंड क्लास होती है। जोश बैच अपना 11th क्लास के बच्चों का बैच है, 24 नीट को टारगेट कर रहे हैं। जुनून बैच अपना 12th और ड्रॉपर्स का बैच है, 23 को टारगेट कर रहे हैं बच्चों। और इसमें ऑलरेडी अपन 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों? 2 11th के और 2 12th के। 11th के लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 12th के 2 चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्टार्ट हो चुका है। कल क्लास थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जुनून की एक्सक्लूसिव बैच की, और कल वापस से एक्सक्लूसिवली जुनून बैच की क्लास रहेगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। कल इनफैक्ट हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी खत्म करने जा रहे हैं, तो कल जुनून बैच के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर ऑलरेडी बच्चों अपन 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल हम देख रहे थे, काफी चीजें हमने देख ली है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। उसके पहले हमारी जो यूट्यूब की जनता है, जिनको बाद में ये लाइव लेक्चर देखने को मिलेगा, भाई लाइव लेक्चर तो सिर्फ उन बच्चों को इस समय देखने को मिल रहा है जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है सोचिंग ऐप के ऊपर। बाद में जो यूट्यूब जनता देखेगी इन लेक्चर्स को, उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यदि आप भी हमारे साथ नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो। दूसरा काम, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मुझसे एक वर्किंग डॉक्टर से अपने बायोलॉजी डाउट्स पूछ सकते हो। तीसरा काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करना। और फोर्थ काम जो आप कर सकते हो वो ये है बच्चों कि मेरी बुक है एनसीईआरटी कॉन्करर, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी क्वेश्चंस हमने दिए हैं, क्यूआर कोड से भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं इन योर मिशन नीट, चाहे 2023 हो या 2024 हो। गुड इवनिंग टू ऑल बच्चा पार्टी, सिमरन, अनन्या, केशव, एवरीवन। So now let's start with our next lecture, that is sliding filament theory। बच्चे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखो है क्या। अपन ने स्ट्रक्चर देखा स्केलेटल मसल का, ग्रोथ स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, फिर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है स्केलेटल मसल सेल के अंदर, हमने बात करी मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर अपन ने देखा। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है बच्चों, है ना, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है दैट इज व्हाट, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आगे बच्चों बात समझ में, इसको ही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको डार्क बैंड, लाइट बैंड, एच जोन, ये सारी चीजें समझा चुका हूं बच्चों, है ना। और वहां पर हमने देखा था कि एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड होता है, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होता है। अच्छे से डायग्राम बनाकर आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि जब तक आप लोग वो लेक्चर नहीं देखोगे बच्चों, ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो भी लेक्चर हो जाता है, यदि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं भी करी है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने के पहले कम से कम प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लें हम, है ना। अब क्योंकि हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो थ्योरी जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, तो उसको पढ़ने के पहले अगेन हमें 2 चीजों का डिटेल स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है बच्चों। एक तो एक्टिन फिलामेंट, अभी तक अपने मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था कि उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कैसे अरेंज्ड होते हैं। अब हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने के लिए 2 चीजों का स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर इनफैक्ट देखना बहुत जरूरी है बच्चों। एक तो एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर और दूसरा मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी के बाद हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आएगी, और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम कह सकते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको समझने में मैंने पिछले 11-12 सालों से जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, देखा हर साल बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको प्रॉपर वे में नहीं समझा रखा है। लेकिन समझा डिटेल में रखा तो क्वेश्चन हमेशा यहां से आने के चांसेस रहते हैं, और प्रीवियसली भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। तो इसीलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम थोड़ा प्रॉपरली ध्यान से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। आप भी तसल्ली से समझते हुए देखना हर चीज को। तो बच्चों
अभी हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। तो ईच एक्टिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, देखो 3 प्रोटीन्स से मिलकर बनता है हर एक्टिन फिलामेंट। कैसे बनता है यहां पर हम देखेंगे। देखो बच्चों, हर एक्टिन फिलामेंट के अंदर वन पेयर ऑफ फिलामेंटस एक्टिन होता है। क्या होता है फिलामेंटस एक्टिन, अभी देखते हैं। ये जो अभी मैं बना रहा हूं, ये मैं एक्टिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो स्ट्रक्चर भी मैं लेकर आया हूं, उसको भी अपन देखेंगे। लेकिन पहले अपन खुद इसको समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी का बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पर मैंने 2 चेन्स बनाई है राउंड स्ट्रक्चर्स की। इनमें से हर एक चेन क्या कहलाती है बच्चों, इनमें से हर एक चेन कहलाती है एफ एक्टिन। क्या कहलाती है, एफ एक्टिन। तो यहां पर कितनी एफ एक्टिन्स बनाए मैंने, 2 एफ एक्टिन्स बनाए हैं। एफ एक्टिन का फुल फॉर्म क्या है, फिलामेंटस एक्टिन, क्योंकि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों एफ एक्टिन्स, वन पेयर ऑफ एफ एक्टिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट में। तो एक कंफ्यूजन तो मैं देखता हूं हर साल बच्चों को क्या रहता है कि एक्टिन फिलामेंट और एफ एक्टिन एक ही चीज है, क्योंकि मिलते जुलते टर्म्स हैं, जबकि गलत है। एफ एक्टिन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जो पूरा एक्टिन फिलामेंट होता है, मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, तो इस एक्टिन फिलामेंट के अंदर आपको ये 2 एफ एक्टिन्स यानी 1 पेयर ऑफ एफ एक्टिन्स मिलेंगे। ये इस एक्टिन फिलामेंट को बनाने का काम कर रहे हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है मेरा। अब हर एफ एक्टिन छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, और हर इस छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं, ये हर एक छोटा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है जी एक्टिन। क्या कहलाता है, जी एक्टिन। जी एक्टिन टर्म कहां से आया, क्योंकि ये ग्लोब्यूलर इन शेप है, स्फेरिकल इन शेप है बच्चों, और वहां से टर्म आया है ग्लोब्यूलर एक्टिन यानी कि जी एक्टिन। बहुत सारे जी एक्टिन्स मिलकर एक चेन बनाते हैं एफ एक्टिन की, एक फिलामेंटस एक्टिन की। तो फिलामेंटस एक्टिन हम कह सकते हैं एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, एक पॉलीमर है जो छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना है, मोनोमर से मिलकर बना है, दैट इज जी एक्टिन्स। तो जी एक्टिन्स आर व्हाट, दे आर मोनोमर्स ऑफ एफ एक्टिन। मोनोमर क्या होते हैं, वो छोटी छोटी यूनिट्स जो मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं। यहां पर एक बड़ी चेन बन रही है जो पॉलीमर कहलाएगी, किसकी, जी एक्टिन्स की। बच्चों यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहां समझना मुश्किल होता है कुछ बच्चों के लिए, कोई भी डाउट हो हाथों हाथ पूछ लेना, है ना। तो ये जी एक्टिन से मिलकर 1 पेयर ऑफ एफ एक्टिन्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट में। अब ये एक तरह का प्रोटीन हो गया जो एक्टिन फिलामेंट में है, फिलामेंटस एक्टिन। अब दूसरे तरह का जो प्रोटीन मिलेगा आपको बच्चों एक्टिन फिलामेंट के अंदर, अगेन वो भी 1 पेयर होता है, अगेन वो भी फिलामेंट लाइक होता है, और वो ये जो जी एक्टिन्स हैं इनके ऊपर से इस तरह से निकलता है, थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है एक, और वो भी 1 पेयर होगा। यानी कि दोनों जो एफ एक्टिन है उनके जी एक्टिन के पास में से होता हुआ इस तरह से वो प्रोटीन, थ्रेड लाइक प्रोटीन गुजरता है बच्चों। ये जो थ्रेड लाइक प्रोटीन है ये क्या कहलाता है बच्चों, ट्रोपोमायोसिन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, है ना। अब इसका काम क्या है तो इसको भी देख लेते हैं अपन। बच्चों ये जो मैंने यहां पर जी एक्टिन बनाया है, इस जी एक्टिन के ऊपर एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको मैंने शेडेड कर दिया है यहां पर, और ये जो एरिया होता है ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट। मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एक्चुअली होता क्या है, ये जो जी एक्टिन है, हर जी एक्टिन के ऊपर एक एरिया है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं या मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, जहां पर कौन अटैच होता है, मायोसिन फिलामेंट। और उस अटैचमेंट के बाद ही एक्चुअली स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है। जब तक मायोसिन एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ेगा जी एक्टिन की यानी कि एफ एक्टिन की, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये अटैचमेंट जिस साइट पे होता है मायोसिन का विद द एक्टिन, वो इन जी एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होती है बच्चों। क्लियर। अब जब तक हमें मसल को रिलैक्स्ड स्टेट में रखना है, हमें क्या करना होगा,
ये जो एक्टिव साइट है इसको कवर करके रखना होगा। क्यों? जब तक ये एक्टिव साइट कवर्ड है तब तक इसके साथ मायोसिन बाइंड नहीं होगा। जब तक मायोसिन बाइंड नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही यहां पर मायोसिन बाइंड हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड कंडीशन में ये जो एक्टिव साइट है सारे जी एक्टिन्स के ऊपर वो कवर्ड रहती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, और उसको कवर करके रखने का काम कौन कर रहा है बच्चों? ये ट्रोपोमायोसिन। तो देखो यहां पर ये जो ट्रोपोमायोसिन है सारे जी एक्टिन्स के ऊपर से गुजर रहा है सारे जी एक्टिन्स को क्रॉस कर रहा है, किसको कवर करते हुए? एक्टिव साइट को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तीसरा प्रोटीन जो एक्टिन फिलामेंट को बनाता है बच्चों, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है ना, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। देखो एफ एक्टिन एक पूरी चेन थी, ट्रोपोमायोसिन बिल्कुल थ्रेड लाइक था, लेकिन जो तीसरा प्रोटीन है वो बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर है, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होता है। और किससे जुड़ा हुआ होता है? ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको भी अपन थोड़ा सा बड़ा करके अभी बना लेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं ये क्या है? दिस इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है बच्चों, है ना। अब ये जो ट्रोपोनिन है इसमें मैंने 3 यूनिट बनाई है, 3 सब यूनिट से मिलकर एक ट्रोपोनिन प्रोटीन बनता है, इसीलिए अपन ने क्या बोला? ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और इस ट्रोपोनिन में बच्चों 3 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी सब यूनिट होती है? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। मैं बार बार कह रहा हूं आज का टॉपिक मैं कह सकता हूं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट या इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज का लेक्चर यदि समझ में आ गया तो इस चैप्टर का जो सबसे हार्ड टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो समझ में आ जाएगा, है ना। दिस इज ट्रोपोनिन। अब बच्चों ट्रोपोनिन में जो 3 सब यूनिट है, देखो इनका क्या क्या काम है। जो टी सब यूनिट है ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग यूनिट। इसकी मदद से ये ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ रहा है? जो मैंने रेड कलर से ट्रोपोमायोसिन बनाया बच्चों, मान लो ट्रोपोमायोसिन है, तो ये जो ट्रोपोनिन टी है इस यूनिट से, तो ये ट्रोपोनिन इससे जुड़ जाएगा। फिर ट्रोपोनिन आई, आई कहां से आया? इनहिबिटरी यूनिट। आई कहां से आया बच्चों? इनहिबिटरी यूनिट नाम है इस यूनिट का। क्यों? देखो ये जो एक्टिव साइट है सारे जी एक्टिन्स की एक्टिव साइट को तो ट्रोपोमायोसिन कवर कर ही रहा है ना। ट्रोपोनिन पूरी जगह नहीं है, बीच बीच में। अब जहां पर ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होता है वहां पर ट्रोपोनिन की टी वाली यूनिट से तो वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाता है, और जो आई वाली सब यूनिट होती है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ एक्टिव साइट को कवर करने का भी काम करती है। आगे बात समझ में? तो आई सब यूनिट भी एक तरह से वही काम कर रही है जो ट्रोपोमायोसिन कर रहा है, दैट इज कवरिंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ जी एक्टिन्स या फिर एफ एक्टिन्स हम कह सकते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। कब तक कवर्ड रहेगी? जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस साइट का अनकवर होना जरूरी होता है। कैसे होती है अनकवर? आगे देखेंगे अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, है ना। तो इनहिबिटरी इसलिए बोला है क्योंकि जब तक ये इनहिबिटरी यूनिट इस एक्टिव साइट को कवर करके रहेगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये आई यूनिट कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटरी सब यूनिट बच्चों। एनसीईआरटी के हिसाब से यदि अपन बात करें तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है कि ये जो एक्टिव साइट को कवर करके रखने का काम है ये ट्रोपोनिन का है, यानी कि ट्रोपोनिन आई सब यूनिट का। एनसीईआरटी ने तो ये लिख रखा है। एनसीईआरटी ने ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन मेंशन नहीं कर रखा है बच्चों, जबकि काम ये दोनों का होता है। ट्रोपोमायोसिन भी कवर करता है और जहां जहां ट्रोपोनिन है वो भी एक्टिव साइट को कवर करके रखता है। जो तीसरी सब यूनिट है बच्चों ट्रोपोनिन प्रोटीन की, इसको नाम देते हैं ट्रोपोनिन सी। और ट्रोपोनिन सी क्यों बोला? दिस इज कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट। इस वाले यूनिट पर कैल्शियम आकर जुड़ता है। कब जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, वो आगे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, एफ एक्टिन 1 पेयर होंगे, ट्रोपोमायोसिन 1 पेयर होंगे और ट्रोपोनिन्स रेगुलर इंटरवल्स पे मल्टीपल होंगे। इन तीनों से मिलकर एक एक्टिन फिलामेंट बनता है, एक एक्टिन फिलामेंट बनता है, ध्यान रखना, है ना। अब
एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दे रखा है, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो मैं पॉइंट्स आपके लिए लाया हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। बिना थ्योरी के पॉइंट्स के कुछ नहीं है, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो एफ एक्टिन को हम फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, वन पेयर ऑफ स्पाइरली कोइल्ड हैं, आपस में हेलिकली कोइल्ड हैं दोनों एफ एक्टिन्स, आप देख सकते हो। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। किससे मिलकर बने हैं? क्या इनके मोनोमर्स? जी एक्टिन्स, जिनको हम ग्लोबुलर एक्टिन्स कहते हैं बच्चों। ईच जी एक्टिन हैज एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाकर यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। हर जी एक्टिन के ऊपर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। दूसरा प्रोटीन जो आपको एक एक्टिन फिलामेंट में मिलेगा वो है ट्रोपोमायोसिन। अगेन वन पेयर होता है बच्चों, ये भी फिलामेंटस है। दैट रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन्स के या जी एक्टिन्स के ऊपर से निकलता है, बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट्स को कवर करते हुए, है ना। तीसरा बच्चों फिर ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन मैंने क्या बताया? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल्स। ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। जो टी वाली सब यूनिट है उसका क्या काम होता है? वो ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ के रखती है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट। ट्रोपोनिन आई क्या कर रही है बच्चों? इनहिबिटरी सब यूनिट है, इट कवर्स द एक्टिव साइट ऑन जी एक्टिन अलोंग विद ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ जहां जहां ट्रोपोनिन होगा वहां पर ट्रोपोनिन आई भी एक्टिव साइट को कवर करके रखेगी ताकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। ट्रोपोनिन सी इज द कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, इस पे कैल्शियम आकर जुड़ता है बच्चों। ये जो डायग्राम है बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, दिस डायग्राम इज गिवन इन दी एनसीईआरटी। यहां पर जो ये दो चेन्स आपको दिख रही है जी एक्टिन से बनी हुई, ये तो क्या है बच्चों? एफ एक्टिन की चेन्स, है ना। हर एफ एक्टिन किससे बना हुआ है? बहुत सारे जी एक्टिन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो हर एफ एक्टिन के ऊपर से एक ट्रोपोमायोसिन। अब इस डायग्राम में तो एक्चुअली क्या क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी, यदि मैं डायरेक्टली इस डायग्राम से समझाता तो पूरी जिंदगी लग जाती, लेकिन गारंटी आप एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते थे बच्चों, है ना। तो एक्चुअली यहां पर एफ एक्टिन भी दो हैं, ट्रोपोमायोसिन भी दो हैं। हर एफ एक्टिन के बिल्कुल क्लोजली कौन रन कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। और फिर बीच बीच में ट्रोपोमायोसिन से क्या जुड़े हुए हैं बच्चों? ट्रोपोनिन जुड़े हुए हैं, जिनमें 3 सब यूनिट होती है। आप देख सकते हो यहां पर हर ट्रोपोनिन में देयर आर 3 सब यूनिट्स, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इसमें बच्चों यदि कोई डाउट हो तो बता सकते हो, है ना। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप बता सकते हो, यदि डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? चलो सृष्टि को तो क्लियर है भाई। अब जिसका स्ट्रक्चर देखना है अपने को वो क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन का देख लिया, अब मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो एक्टिन फिलामेंट है उसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं, जो मायोसिन फिलामेंट है बच्चों वो थिक फिलामेंट है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, इसका मतलब क्या है? ये भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन से मोनोमर से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। अब इसके जो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर मायोसिन फिलामेंट को बनाती है, उन मोनोमरिक प्रोटीन्स को या यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? मीरोमायोसिन। सो मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। कई मीरोमायोसिन्स मिलकर एक थिक फिलामेंट बनाने का काम करते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब पहले अगेन मैं अपने डायग्राम से समझाऊंगा, फिर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। तो बच्चों होता क्या है मीरोमायोसिन? मीरोमायोसिन क्या बना रहा है? एक मायोसिन फिलामेंट बनाता है। बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर इनफैक्ट एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है ना। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी ने एक साथ 2 मीरोमायोसिन बनाकर आपको दे रखे हैं। तो ये एक है, दूसरा अपन बना लेते हैं यहां पर। तो पूरा ही चला गया भाई, वापस से बनाते हैं। बस यही समस्या लगती है मेरे को स्मार्ट बोर्ड की।
ये एक मीरोमायोसिन भाई, दूसरा बनाएंगे इसके साथ स्पाइरली कॉइल्ड होगा थोड़ा सा, ऐसे यहां से निकलेगा। आगे बात समझ में। अब ये दो आपस में कोइल्ड मीरोमायोसिन से बच्चों, हमारा पूरा फोकस हम इस वाले जो हमने पहले बनाया था इस मीरोमायोसिन के ऊपर रखेंगे, है ना। हर मीरोमायोसिन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक तो ये लंबा वाला पार्ट, ये जो लंबा वाला पार्ट होता है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं इसको हम? LMM, लाइट मीरोमायोसिन। और ये जो लाइट मीरोमायोसिन है, ये मीरोमायोसिन का कौन सा पार्ट बना रहा है? टेल वाला पार्ट, दिस इज द टेल पार्ट, है ना। ये जो पार्ट है मीरोमायोसिन का, दिस पार्ट इज नोन एज हेवी मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं इसको हम? हेवी मीरोमायोसिन। ये हेवी और लाइट वर्ड कहां से आए? मॉलिक्यूलर वेट से बच्चों। ये जो टेल वाला पार्ट है इसमें अमीनो एसिड्स का नंबर रिलेटिवली कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसको हमने लाइट मीरोमायोसिन बोला। ये जो वाला पार्ट है हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट, इसके अंदर अमीनो एसिड्स का नंबर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो इसको हमने हेवी मीरोमायोसिन बोला। अब ये जो हेवी मीरोमायोसिन है बच्चों, इसमें दो चीजें आ जाती है मीरोमायोसिन की, एक तो हेड प्लस शॉर्ट आर्म, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, है ना। अब हेड तो हमें दिख ही रहा है, शॉर्ट आर्म एज सच मेंशन्ड नहीं है डायग्राम के अंदर। अभी अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, वहां पर भी कुछ किताबें क्या मेंशन करती है कि भाई ये जो हेड वाला पार्ट है, ये जो मोटा पार्ट है, ये टेल से जिस पार्ट की मदद से जुड़ता है उसको हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, है ना। तो आप शॉर्ट आर्म कैसे याद रख सकते हो? जो कनेक्टिंग पार्ट है हेड का और टेल का, दैट इज द शॉर्ट आर्म। लेकिन शॉर्ट आर्म काउंट किसमें होता है? हेवी मीरोमायोसिन वाले पार्ट के अंदर काउंट होता है बच्चों। क्लियर? अब ये जो हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट है या हेड वाला पार्ट है, इसमें तीन चीजें होती है बच्चों विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें होती है मार्क कर लेते हैं अपन। पहली चीज, ये जो हेड ऑफ मीरोमायोसिन है, इस हेड में एक साइट, एक एरिया प्रेजेंट होता है जहां पर क्या जुड़ती है बच्चों? एटीपी। और इस साइट को हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं इसको हम? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या जुड़ेगी यहां पर? एटीपी जुड़ेगी। फिर एक एरिया क्या होता है यहां पर? एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, है ना। नाम से पता चल रहा है ये साइट कहां जुड़ेगी, एक्टिन पे कैसे जुड़ेगी भी बताऊंगा। और तीसरी चीज क्या होती है इसी हेड के अंदर बच्चों? इसी हेड के अंदर एक एंजाइम की एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी, है ना। ये एंजाइम क्या करता है? इस एंजाइम का काम होता है एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी को रिलीज करने का, जब जरूरत होगी। कब होगी अभी देख लेंगे अपन। तो ये जो हेड ऑफ मीरोमायोसिन है, ये इस मीरोमायोसिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें तीन चीजें हैं। एक जगह ऐसी जहां पर एटीपी आकर जुड़ती है, दूसरी जगह ऐसी जो एक्टिन के साथ जुड़ती है, और तीसरा एंजाइम की एक्टिविटी। कौन से एंजाइम की? एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी है। अब ये मीरोमायोसिन देखो जी एक्टिन से जुड़ता कैसे है। जी एक्टिन अभी अपन ने बनाया था, ये जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन से एक एफ एक्टिन बनता है बच्चों। हर जी एक्टिन के ऊपर मैंने एक आपको साइट बताई, और उस साइट का नाम हमने क्या लिखा था? एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट, है ना। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में। अब ये जो मीरोमायोसिन है बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब इस मीरोमायोसिन का हेड जो है वो किससे आकर जुड़े? इस जी एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ। तो देखो जो मीरोमायोसिन का हेड है उसमें ऊपर वाले भाग में ही हमने क्या बनाई है? ऊपर वाले भाग में क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है बच्चों? जब मायोसिन फिलामेंट में ये जो मीरोमायोसिन से उनके हेड में जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जी एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाए। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं उसके बाद ही देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो कनेक्शन होता है बच्चों मीरोमायोसिन के हेड और जी एक्टिन के बीच में,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, इन दोनों के बीच में बन गया है क्रॉस ब्रिज। इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। पढ़ोगे एनसीईआरटी में ये वर्ड बार बार यूज किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में। क्लियर है? आज के लेक्चर का बच्चों एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर एक मायोसिन फिलामेंट बनता है। मैं ये भी बता दूं यदि कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर मायोसिन फिलामेंट में ये कैसे अरेंज्ड होंगे, तो मान लो बच्चों यदि ये मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट होता है, मान लो ये मायोसिन फिलामेंट है, तो इस मायोसिन फिलामेंट में ये जो मीरोमायोसिन से कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। इस तरीके से जो लाइट मीरोमायोसिन वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, वो तो मायोसिन फिलामेंट के पैरेलल होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, लेकिन जो हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, वो बाहर निकला हुआ होता है बच्चों। और बाहर क्यों निकला हुआ है? क्योंकि यदि ये बाहर नहीं निकला हुआ होगा तो फिर ये एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा कैसे? तभी तो ये एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा। तो ये जो मीरोमायोसिन के हेड बाहर निकले हुए, ये जब एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट एफ एक्टिन्स के जी एक्टिन्स की एक्टिव साइट के साथ जुड़ते हैं, यानी कि क्रॉस ब्रिज बनाते हैं यहां पर, ठीक है, उसके बाद फिर इनको धक्का देते हैं ताकि एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट्स। क्लियर बच्चों? इस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट, तो अभी अपन देखेंगे आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूरा समझाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म डिटेल में, डोंट वरी, पहले कम से कम स्ट्रक्चर तो समझ लें, है ना। तो काफी चीजें तो यहां तक क्लियर हो गई होगी कि भाई ये एक्टिन फिलामेंट किससे मिलकर बना है, तीन चीजों से अपन ने पढ़ ली। मायोसिन फिलामेंट किससे मिलकर बना है, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। लाइट मीरोमायोसिन वाला लॉन्जिट्यूडनल टू फिलामेंट होता है, हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। हेवी मीरोमायोसिन हेड और शॉर्ट आर्म से मिलकर बनता है। हेड में तीन चीजें होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी, है ना। ये दूसरा जो अपन ने बनाया था एक और मीरोमायोसिन, इसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी बच्चों, तो इसमें भी अपन चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट, वही एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब एक और चीज जो एनसीईआरटी ने दे रखी है वो पढ़ना जरूरी है, एक लाइन है जो कंफ्यूजिंग है, उसको अभी मैं समझाऊंगा। अब उसके पहले अपन नोट्स पढ़ लेते हैं, है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं और फिर उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग होता है बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट हमने क्या बोला, ईच मायोसिन और थिक फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। किनका बना हुआ है, बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स का, जिनको मीरोमायोसिन कहते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, हर मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, हेवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। जो हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। हेवी मीरोमायोसिन वाले पार्ट में एक ग्लोबुलर हेड होता है शॉर्ट आर्म के साथ। द ग्लोबुलर हेड हैज तीन पार्ट मैंने बताया, एक्टिन बाइंडिंग साइट और द एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। जो लाइट मीरोमायोसिन है बच्चों, दैट इज फॉर्म्ड बाय टेल ऑफ मीरोमायोसिन, उसको कौन बनाता है, टेल ऑफ मीरोमायोसिन बनाती है। अब मैं इस लाइन की बात कर रहा था जिसको मैंने नोट के फॉर्म में यहां पर लिख रखा है, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है और हर साल ज्यादातर बच्चों को इस लाइन का आता पता होता नहीं, सिर्फ रटते हैं। क्या है ये लाइन, the HMM component, that is the HMM component, that is the head and short arm, projects outwards at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament, it is known as cross arm। अब इसको समझने के पहले एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, फिर ये लाइन समझ में आ जाएगी। लास्ट टर्न पे अपन ने मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट्स का अरेंजमेंट पढ़ा था एक मायोफिलामेंट के अंदर। वहां पर अपन ने देखा था जो मायोसिन फिलामेंट होता है, जैसे मान लो ये मायोसिन फिलामेंट है ना, थिक फिलामेंट, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई इस मायोसिन फिलामेंट के ऊपर अपन ने बनाया था, जैसे यहां पर भी एक्टिन बनाया था, यहां पर भी एक्टिन बनाया था, नीचे भी एक्टिन बनाया था, है ना। तो वो 2 डायमेंशनल डायग्राम था जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि हर मायोसिन के ऊपर और नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये मायोसिन है, इसके ऊपर एक एक्टिन, इसके नीचे एक एक्टिन, 2 डायमेंशन में। बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन यदि हम 3 डायमेंशन में देखें, मान लो मैंने मायोसिन को ऐसे कर दिया, है ना,
तो एक्चुअली इस मायोसिन के अराउंड एक्टिन फिलामेंट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं? एक एक्टिन ऊपर है, एक एक्टिन नीचे है, फिर 2 एक्टिन्स राइट में और 2 एक्टिन्स लेफ्ट में। टोटल कितने एक्टिन्स हो गए इस मायोसिन फिलामेंट के आसपास? 6 एक्टिन बच्चों, है ना। यहां पर बना रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यदि ये मायोसिन फिलामेंट है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक्टिन होगा, एक एक्टिन यहां होगा, एक एक्टिन नीचे होगा, फिर 2 एक्टिन्स साइड में होंगे और 2 एक्टिन्स इस साइड में होंगे। 6 एक्टिन इस एक मायोसिन फिलामेंट को सराउंड करके रखते हैं बच्चों। तो यदि मैं इन 6 एक्टिन्स को जोड़ूं आपस में, यदि मैं इन 6 एक्टिन्स को आपस में जोड़ूं तो क्या बन रहा है? एक हेक्सागन बन रहा है बच्चों। तो एक मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन्स। इसी तरीके से अब देखो, एक मायोसिन तो होगा नहीं, तो मान लो पास में एक और मायोसिन है, यहां पर भी एक मायोसिन फिलामेंट है। ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर मायोसिन्स, मायोसिन फिलामेंट, है ना। और हर मायोसिन को कितने एक्टिन्स सराउंड करके रख रहे हैं? 6 एक्टिन सराउंड करके रख रहे हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर एक्टिन्स, एक्टिन फिलामेंट्स। आई बात नहीं आई बच्चों समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं? ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। और उल्टा यदि मैं बोलूं तो ये बीच में एक एक्टिन है, एक एक्टिन के अराउंड कितने मायोसिन हैं? 3। ईच एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट्स। ये क्वेश्चन आता है कि एक मायोसिन के आसपास कितने एक्टिन्स होते हैं? 6। एक एक्टिन के आसपास कितने मायोसिन्स होते हैं? 3 होते हैं बच्चों। अब ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया? इस लाइन को समझाने के लिए बच्चों, है ना। देखो, ये मायोसिन फिलामेंट है, अब इसके ऊपर एक एक्टिन है, उस एक्टिन के साथ जुड़ने के लिए कुछ मीरोमायोसिन्स का हेड तो ऐसे निकला हुआ होगा ऊपर की तरफ, ऐसे देखो इसको, ऊपर की तरफ एक्टिन है, उसके साथ जुड़ने के लिए कुछ मीरोमायोसिन्स का हेड तो ऐसे होगा, ठीक है। अब 2 एक्टिन साइड में है, ये साइड वाले, मान लो अपन इस मायोसिन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले एक्टिन से जुड़ने के लिए कुछ मीरोमायोसिन्स का हेड ऐसे होगा। अब ये जो साइड वाले एक्टिन्स हैं, इनसे जुड़ने के लिए एक मीरोमायोसिन का हेड ऐसे, एक मीरोमायोसिन का हेड ऐसे, फिर नीचे वाले से जुड़ने के लिए एक मीरोमायोसिन का हेड नीचे की तरफ भी होगा उस एक्टिन से जुड़ने के लिए, फिर इधर की साइड जो एक्टिन्स हैं उनसे जुड़ने के लिए एक मीरोमायोसिन का हेड ऐसे, एक मीरोमायोसिन का हेड ऐसे। तो क्योंकि एक्टिन्स 6 हैं एक मायोसिन फिलामेंट के आसपास, यानी पूरा 360 डिग्री एंगल जो है वो 6 पार्ट में इक्वल डिवाइड हम करेंगे, हर 60 डिग्री एंगल पे आपको मायोसिन जो मीरोमायोसिन का हेड है वो ओरिएंटेड मिलेगा बच्चों। ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या है? जो मीरोमायोसिन्स के हेड हैं या जो हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट है, वो हेवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट एक दूसरे के साथ एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा? बना रहा है ना। जब तक ये हेवी मीरोमायोसिन्स आपस में एंगल नहीं बनाएंगे तब तक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन सारे एक्टिन्स के साथ नहीं होगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने देखो क्या लिखा है, द एचएमएम कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड, बाहर तो निकला हुआ है एचएमएम वाला पार्ट एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर। एचएमएम आपस में एक दूसरे से एंगल बनाते हैं ताकि आसपास के सारे एक्टिन्स के साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो सके। एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म। तो ये जो एंगल आउट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ मीरोमायोसिन्स, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस आर्म। क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट, है ना। आगे बात समझ में? तो ये जो क्रॉस आर्म वाला कंसेप्ट है, ये लाइन आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है, आपको इस तरह से समझ के रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एग्जैक्टली क्रॉस आर्म क्या होती है ये आप पढ़ोगे एमबीबीएस में, है ना। यदि मैं उस कंसेप्ट पे चला जाऊंगा तो फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये एक लाइन पूछी जाती है एग्जैक्टली एज इट इज, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने यहां पर आपको समझाया है कि सिर्फ रटनी नहीं पड़े ये लाइन क्रॉस आर्म वाली,
क्रॉस आर्म के साथ मैंने एक कंसेप्ट को कनेक्ट कर दिया है ताकि क्रॉस आर्म आपको याद रहे, तो काम आसान बनाया है। प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ क्रॉस आर्म एमबीबीएस का टॉपिक है, नॉट अ टॉपिक ऑफ नीट। तो अभी इसमें इतना ही काफी है। ये कंसेप्ट जरूर याद रखना कि 1 मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स एंड 1 एक्टिन सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट्स। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई स्केलेटल मसल के अंदर किसका रेशियो, एक्टिन फिलामेंट्स टू मायोसिन फिलामेंट रेशियो, यदि कोई आपसे पूछता है एक्टिन टू मायोसिन रेशियो, तो क्या आंसर होगा? आंसर बताओ मेरे को, है ना। एक्टिन मायोसिन रेशियो क्या होगा? चलो ऑप्शन दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 5:2, बी ऑप्शन इज 1:6 कि एक एक्टिन पे 6 मायोसिन। पहला ऑप्शन दिया मैंने 5 एक्टिन पे 2 मायोसिन फिलामेंट है। तीसरा दे रहा हूं 6 एक्टिन और 6 एक्टिन पर 1 मायोसिन होता है। और डी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इनमें से कोई सा भी नहीं, नन। बताओ व्हाट विल बी द आंसर? आंसर दो। बताओ भाई। सृष्टि का आंसर है बी। चलो, और सिमरन का सी, अनन्या का बी। सिमरन का सी, अनन्या का बी। ठीक है भाई। केशव ही है ना, केशव का अगेन बी। देखो बी क्या सोच के दिया है आपने, मैंने किसका रेशियो बोला? एक्टिन टू मायोसिन। यदि हम इस डायग्राम को देखें, कौन ज्यादा है? एक्टिन फिलामेंट ज्यादा है, मायोसिन ज्यादा है। एक मायोसिन के आसपास 6 एक्टिन थे, तो ऑब्वियसली बात है, पहली चीज तो एक्टिन ज्यादा है ना। यदि हम इस डायग्राम के हिसाब से चलें, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक मायोसिन को 6 एक्टिन सराउंड करके रखते हैं, यदि उस हिसाब से भी चलते हो तो बेटा बी तो फिर भी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर तो आपने क्या बोला है कि एक एक्टिन यदि फिलामेंट है तो उसके आसपास 6 मायोसिन होते हैं स्केलेटल मसल में। आप इसको यदि आंसर दे रहे हो बी को, तो इस हिसाब से तो मायोसिन फिलामेंट ज्यादा और एक्टिन कम होने चाहिए, जबकि यहां तो इतना तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्टिन ज्यादा और मायोसिन कम है, तो बी तो हो ही नहीं सकता, है ना। सी वाला आपके हिसाब से जितनी मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है, सी होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई एक मायोसिन को कितने एक्टिन सराउंड कर रहे हैं? 6 एक्टिन सराउंड कर रहे हैं, उस हिसाब से रेशियो क्या हो गया? 6:1। बट अगेन ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है इसको समझना। देखो बच्चों, सिर्फ इस हेक्सागन को देखो आप। इस हेक्सागन में ये जो मायोसिन है इसके आसपास 6 एक्टिन है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी हेक्सागन के ये वाला और ये वाला जो एक्टिन है, ये इन दोनों हेक्सागन में जो मायोसिन है इनके साथ भी तो शेयर हो रहा है नहीं हो रहा? तो ओवरऑल जब मैं रेशियो निकालूंगा एक्टिन और मायोसिन का एक स्केलेटल मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर, तो मैं इस तरह से नहीं निकाल सकता कि मैंने कह दिया कि भाई एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस स्केलेटल मसल फाइबर में सारे एक्टिन्स काउंट करने होंगे, सारे मायोसिन काउंट करने होंगे, और फिर मैं उनका रेशियो निकाल सकता हूं। या इतना तो एटलीस्ट यहां पर पता चल रहा है, क्योंकि 6 के 6 एक्टिन सिर्फ एक सिंगल मायोसिन शेयर नहीं कर रहा है, इन एक्टिन्स को दूसरे मायोसिन भी शेयर कर रहे हैं, तो रेशियो 6:1 तो नहीं आएगा। आगे बात समझ में, इससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि एक्टिन्स को एक से ज्यादा मायोसिन शेयर कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 5:2। क्या होगा आंसर? 5:2। वेरी गुड संजय। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? आई थिंक अब यहां पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्टिन टू मायोसिन? द आंसर विल बी 5:2। ध्यान रखना, ये आंसर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के लिए है,
स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर ये रेशियो बदल जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा बच्चों। तो आई होप जो मैंने एक्टिन का स्ट्रक्चर बताया है, मायोसिन का स्ट्रक्चर बताया है बच्चों, कुछ और जो कंसेप्ट आपको आज बताए हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, और वो तभी समझ में आएगा जब आज का जो पार्ट मैंने पढ़ाया और पिछला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, वो दोनों आपको अच्छे से पढ़े हुए हो, समझे हुए और याद भी हो। तो मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में अब आगे का जो पार्ट है कि भाई किस तरह से ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी स्केलेटल मसल के पास, फिर वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या इवेंट्स होंगे, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कैसे वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, फिर वहां कैसे सोडियम चैनल्स खुलेंगे, कैसे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, कैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज, ये सारी चीजें जो हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के जो इवेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, ये समझने के लिए बेटा आज का और पिछला लेक्चर पढ़ना और याद करना बहुत जरूरी है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहां पर कंक्लूड करेंगे। आपको कल का समय दे रहा हूं, आज का और कल का पूरा समय है। कल जोश वालों की तो क्लास है ही नहीं, जुनून वालों की तो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो आज और कल में आपका आज का लेक्चर, कल का लेक्चर जो लास्ट लेक्चर जो था लोकोमोशन मूवमेंट का लेक्चर 2 अच्छे से करना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मसल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। उसके फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी की बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, और लास्टली फिर हम देखेंगे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर है। तो ए आंसर हाँ कह सकते हो सिमरन एक्सपेरिमेंटल है, कहने का मतलब है यहां पर थ्योरेटिकली हम इस आंसर को नहीं निकाल सकते, हमें मसल्स को एनालाइज करना होगा, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद एक्सपेरिमेंटली ही हम ये रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली मान लो आपको नहीं भी पता होता, तो मैंने आपको जो बताया समझाया उससे आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। 1:6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्टिन ज्यादा है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच रहे थे, 6:1 या 5:2। अब बेटा 6:1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 के 6 एक्टिन एक मायोसिन के साथ शेयर नहीं हो रहे, दूसरे मायोसिन के साथ भी शेयर हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब 6:1 नहीं हो सकता, यहां पर ये ज्यादा शेयरिंग हो रही है एक्टिन्स की, तो ये 6:1 से रिलेटिवली कम होगा। 6 के 6 शेयर नहीं हो रहे एक ही मायोसिन से, तो 6:1 से जो कम रेशियो था वो कौन सा था, यहाँ पर 5:2 था। ऑब्वियसली बात है नन जरूर है वहां पे, तो एक डाउटफुल हो जाता कि भाई नन भी हो सकता है। लेकिन मान लो यहाँ पर एक और फिगर दिया हुआ होता, मान लो इसको अपन कर देते हैं 7:1, है ना, फिर तो बहुत आसानी से आप इस आंसर को मार्क कर सकते थे, आना चाहिए था, है ना। यदि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको है तो फिर ये आंसर निकल जाना चाहिए, यदि फोर्थ ऑप्शन आपको इस तरह का कुछ दे रखा हो तो ये जब तक आप एनालिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करोगे कि भाई किस तरह से हमें आंसर निकालना है एक्सक्लूजन से, कंसेप्चुअल थिंकिंग से, बेटा थोड़ी सी दिक्कत होगी। यही मैं चाहता हूं कि आप डेवलप करो, और इसीलिए बायोलॉजी को मैं बिल्कुल रटा नहीं रहा हूं, कोशिश करता हूं समझाऊं। जहां पर चीजें समझने लायक नहीं है, भी आपके लेवल की नहीं है, जैसे क्रॉसआर्म की बात थी, वहां पर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं कंसेप्ट में भी, कम से कम आप उसको समझ के याद रख पाओ, प्योरली रटना नहीं पड़े, है ना। तो इसी के साथ यदि कोई डाउट हो तो बच्चों अभी भी पूछ लो, यदि कोई डाउट हो अभी भी पूछ सकते हो। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, क्लिनिक, ओपीडी सब चीज़ों से मुक्त हो गया हूँ, समय समय है। डाउट हो पूछ लो, मैंने आपको कई बार बोला है डाउट हो साथ साथ पूछ लिया करो। डाउट नहीं है तो फिर आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करेंगे। तो क्योंकि यूट्यूब पे चैट में थोड़ा सा लैग होता है, आप सभी जानते हो, तो मैं करीब 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और उसके बाद नहीं तो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। केशव कह रहा है सर क्वेश्चन ये वाला वापस बता दो। बेटा मैंने इसमें कुछ नहीं पूछा, मैंने सिंपल क्या पूछा है कि भाई स्केलेटल मसल के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, और कितना ज्यादा कितना कम है। तो इतना तो यहां पर मैंने आपको बता ही दिया कि हर मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन होते हैं, तो एक्टिन ज्यादा होंगे मायोसिन कम होगा।
और जो मैंने बोला था कि भाई एक मायोसिन को 6 एक्टिन सराउंड करते हैं, उस हिसाब से रेशियो देखा जाए तो एक मायोसिन के लिए 6 एक्टिन है। तो आंसर हमें क्या लग सकता है, हमें लगेगा कि भाई ये होना चाहिए 6:1। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि जो 6 एक्टिन एक मायोसिन को सराउंड करते हैं वो 6 एक्टिन आसपास के दूसरे मायोसिन्स के साथ भी शेयर हो रहे हैं। तो अलग अलग हेक्सागन होते हैं, ये हेक्सागन अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो फिर हम कह देते हैं 6:1 है। लेकिन यहां पर आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है, तो 6:1 से रेशियो कम जाएगा, और कम क्या है 5:2। ये तो आंसर निकालने का तरीका हो गया। फिर मैंने बोला था लेकिन आंसर सही तरीके से निकल कैसे सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। हमें एक मसल के डिटेल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना होता है कि भाई कितना एक्टिन है, कितना मायोसिन है, और फिर उस हिसाब से जो फिगर्स मिलते हैं उनसे हम रेशियो निकालते हैं। तो उनसे निकालोगे रेशियो तो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल फिगर क्या आएगा 5:2। तो अल्टीमेटली याद तो 5:2 रखना है, जो कि एक फैक्ट है, फिगर है, एक्सपेरिमेंटल फिगर। लेकिन कंसेप्चुअली उसको याद रखने का तरीका मैंने बताया कि भाई 6:1 से थोड़ा कम आएगा, दैट इज 5:2। ऐसे याद रख सकते हो, ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, है ना, क्लियर। चलो बाकी सबको और कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।